नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा सुबह का कार्यक्रम, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मुद्दे की बात। मैं हूं सुहेल किदवई। मुद्दे की बात में हमारा विषय जो है वो तो हम आपसे को बताएंगे ही, लेकिन आज बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और 9 तपे के बाद जैसे पारा गिर के 40 में आ गया है, लेकिन राजनीतिक पारा जो है वो अभी उफान पर है। आज जो बड़ी खबर आई है वो हम आपको बताएंगे, और हमारा आज मुद्दे की बात का विषय क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आइए पहले चलते हैं कमलेश भैया के पास, कमलेश भैया को जोड़ लेते हैं। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार जी। आज बड़ी खबर है, आपको देखना चाहिए, मुद्दे की बात को सुनना चाहिए। मुद्दे की बात है क्या? मुद्दे की बात में खबर जो है वो तो हम आपको रूबरू कराते हैं। खबर के अंदर क्या छिपा है, खबर की परतों में क्या छिपा है, इससे आप लोग रूबरू होते हैं। इसलिए मुद्दे की बात को आप गौर से देखें, सुने और शेयर करें ताकि आप फैसला कर पाएँ। वैसे कमलेश भैया हमेशा हम लोगों को यही कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबसे पहला सबक जो है वो ये है कि आपके व्यूअर्स, आपके दर्शक आपसे 70 गुना ज़्यादा दिमागदार हैं। तो ऐसा नहीं, ये मंच में हम बहुत बारीकी से विश्लेषण करते हैं। बहरहाल आते हैं खबरों पर। आज की जो बड़ी खबर आई है वो हमारे इस मंच पे मुद्दे की बात पे कल चर्चा हुई थी। कमलेश भैया ने शहरधर साहब के साथ जो चर्चा की थी वो अंजना ओम कश्यप ने जैसा कि कोचिंग के टीचरों के बारे में कहा था, उस पर चर्चा हुई थी। और आज उससे जुड़ी एक खबर जो है वो ये है कि खान सर, जिनसे आप लोग वाकिफ़ हैं, कोचिंग जो चलाते हैं, उनके एक विख्यात नाम है, खान सर बोलते हैं, उनके कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ है। 10 राउंड फायरिंग हुई है। उनके गार्ड को इतना मारा गया है कि वो अस्पताल में भर्ती हैं। उस पर बहुत से 2 तरह की थ्योरी निकल के आ रही है। पहली थ्योरी तो ये निकल के आ रही है कि इसको अंजना ओम कश्यप के बयान से जोड़ के भी देखा जा रहा है, उसके बाद हमला होना। दूसरी बात, ये कोचिंग वार जो है वो शुरू हो गया है। दूसरी थ्योरी ये भी निकल के आ रही है। खबर ये, इस पर हम कमलेश भैया से थोड़ी सी चर्चा लेंगे। और आज जो मुद्दे की बात में मुख्य विषय है वो है काकरोच जनता पार्टी। हाँ बिल्कुल, आप बोल सकते हैं कि काकरोच जनता पार्टी पे बात तो हो चुकी है, फिर क्यों कर रहे हैं? है जरूरी। क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि वो 6 तारीख को अमेरिका से दिल्ली आ रहा है और वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगा। छोटी खबर नहीं, उस पर क्या होगा क्या नहीं होगा, कमलेश भैया उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे आपको। और इसके अलावा अन्य भी और खबरें हैं। ईरान का जो कुवैत पे हमला किया, बहुत सी बड़ी खबरें हैं जो हमारे जीवन पे सीधा असर डाल रही हैं। लेकिन आज हम सिर्फ 2 मुद्दे पे बात करेंगे। पहला मुद्दा हम शुरू में ले रहे हैं, लेकिन मेन मुद्दा वही है, काकरोच जनता पार्टी। भैया कल रात की बात है, खान सर के कोचिंग पर हमला होता है, 10 राउंड फायरिंग होती है, गार्ड को मारा जाता है। इसमें क्या मान कर चले, इसको किससे जोड़ करके आप देखेंगे, कोचिंग वार से या अंजना ओम कश्यप के बयान से? देखिए सुहेल, खान सर एक ऐसा नाम है जिसको बड़े अदब से लोग लिया करते हैं। कम उम्र का लड़का, जिस तरह से वो शिक्षा के क्षितिज पर छा गया और जो तरीका उन्होंने निकाला पढ़ाने का, वो ऐसा है कि घोल के जैसे घुट्टी पिला दी जाए, उस तरह से वो समझाना और लोगों के दिल दिमाग में बिल्कुल उसको पैवस्त कर देना, जिसकी वजह से उनकी बड़ी ख्याति है और बड़ी तादाद में बच्चे उनको अपना गुरु मान करके उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। अब जो कल रात को घटना घटी है, चूँकि कल हमने इस पर डिबेट किया, जैसे आपने उसका उल्लेख किया, धर साहब हमारे साथ थे, एक एंकर हैं अभी तक, आज तक की उन्होंने जिस तरह की 2 कौड़ी और ये सब बातें कही थी, अब उस पर बहुत नहीं जाएंगे, लेकिन वो भी एक कारण रहा है कि उस पर खुल करके खान जी ने, अंकित अवस्थी ने, दिव्यकीर्ति ने, तमाम लोगों ने जो सोशल मीडिया पर रहकर सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लाखों बच्चों का भविष्य अभी तक उन लोगों ने सुधार दिया है, वो लोग थोड़ा नाराज़गी व्यक्त किए। अब उसमें 2 बातें आ रही हैं। उसमें कहा जा रहा है कि इनके कई कंपटीटर हैं पटना में जी, क्योंकि ये पढ़ाई करने के बाद इलाहाबाद से BSc MSc करने के बाद वो पटना के ही एक कोचिंग क्लास में
कोचिंग सेंटर पे पढ़ाया करते, तो बाद में वहाँ उन्होंने कोचिंग सेंटर खोला और उनका पढ़ाने का अंदाज ऐसा कि जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और आज की तादाद में उनसे लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं जी। तो ये कहा जा रहा है कि वो जो उनके कंपटीटर थे उन लोगों ने हमला करवाया। और हालांकि गोली चलने वाली बात जो कही जा रही है उसमें जो खान सर ने कल रात को लगभग 12 बजे के आसपास 11 बजे के आसपास घटना घटी है और रात को ही उन्होंने FIR कराया, तो उसमें गोली चलाने की बात उन्होंने नहीं स्वीकार की। उन्होंने कहा कि गार्ड ने जो मुझे बताया उसके आधार पर मैंने मुकदमा दर्ज कराया है। अब वो CCTV फुटेज और ये सारी चीज़ें देखी जा रही है, उसमें अगर गोली चली होगी तो उसमें जुड़ेगा। एक बात उन्होंने और कही है कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने जैसी तत्परता से वहाँ पुलिस को भेजा और सारी चीज़, तो उन्होंने संतुष्टि जताई। अब इसमें 2-3 बातें आ रही हैं कि एक तो ये भी हो सकता है कि अभी उनके यहाँ बड़ी तादाद में सिपाही भर्ती हुए, उनके पढ़ाए हुए बच्चे, दरोगा वगैरह, तो उनका कल एक कार्यक्रम था और कार्यक्रम वहीं पे हुआ था और बड़ी तादाद में लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे, तो उससे जलन के कारण भी हुआ। फीस कम का बहाना भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बात कही कि कम फीस पे मैं पढ़ाया करता हूँ तो लोग मुझसे चिढ़ते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। और एक कारण ये भी हो सकता है कि अभी उन्होंने कम पैसे, बिल्कुल न्यूनतम दर पर लोगों को जांच का, जो शारीरिक जांच के लिए तमाम व्यवस्थाएं उन्होंने कराई है और एक मुहिम उन्होंने छेड़ दिया है कि MRI का भी वो 150-200 रुपये में MRI करेंगे, नॉमिनल चार्ज पर लोगों का ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सब कुछ वो करवाएंगे, एक्सरा बिल्कुल नॉमिनल रेट पर। तो इस तरह की बातें भी वो उनकी तरफ से हो रही हैं और काम शुरू हो गया है, तो स्वाभाविक है कुछ क्षेत्र में काम करने वाले भी चिढ़ रहे होंगे। तो एक खौफ पैदा करने का ये प्रयास हो सकता है कि वो डर जाएं कि हमारे जीवन पे खतरा हो सकता है, तो मैं थोड़ा सा संभल के चलूँ, इस तरह की बातें भी हो सकती है। बहरहाल पुलिस जांच कर रही है और सम्राट चौधरी की पुलिस अगर ईमानदारी से जांच करके इस पर कोई कार्रवाई करती है तो ठीक है, नहीं तो इस तरह की शक सुबह वाली बातें निरंतर होती रहेगी। हाँ, ये सच है कि खान सर जैसा व्यक्ति, मैं व्यक्तिगत तौर पे आज तक मिला नहीं हूँ उनसे, आनंद सर से ज़रूर मैं मिला हूँ, सुपर 30 वाले जो हैं उनसे मैंने इंटरव्यू किया है, उनके बारे में तो पिक्चर भी बनी है। खान सर से मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं देखता हूँ, कभी कभी अवसर मिलता है तो मैं सुनता हूँ उनको यूट्यूब पे, तो जो चीज़ें वो जिस तरह से समझाते हैं बिल्कुल अक्खड़ देहाती अंदाज में, वो दिमाग में बिल्कुल घुस जाता है। तो मैं भी पसंद करता हूँ कि अंदाज उनका बड़ा अच्छा है। तो स्वाभाविक है कि उनकी जो प्रसिद्धि बढ़ी है, उनकी वॉइस वैल्यू इतनी है कि एक बार तो उन्होंने आह्वान कर दिया था, तो बड़ी तादाद में जब ये अग्निवीर वाले मामले में वहीं से ज़्यादा पॉपुलर हुए वो कि ये ठीक नहीं है, तो लाखों बच्चे सड़क पर उतर आए थे बिहार में, उत्तर प्रदेश में। तो ये कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक ईमानदार व्यक्ति, जो शिक्षा को समर्पित व्यक्ति है, जिसका पढ़ाने का अंदाज औरों से निराला है, जिसके लाखों लाख शिष्य हैं और जो शिष्य नहीं हैं वैसे भी पसंद करने वाले लोग हैं उनको, तो वो उनके बीच में अगर उनसे ईर्ष्या रखने वाले, घृणा करने वाले लोग भी होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, और ये ईमानदारी जांच होगी तो पता चलेगा। लेकिन दुखद है ये कहा जा सकता है, दुखद है ये कहा जा सकता है। लेकिन इसी में एक सवाल और पूछ लेता हूँ भैया से कि भैया क्या ये, इससे तो कई कोचिंग प्रभावित हो रहे हैं कि कम रेट में पढ़ा रहे हैं, तो ये वार आपको थमता नज़र आ रहा है या आगे बढ़ेगा? नंबर 1। नंबर 2, एक ये भी आ रहा है कि कई लोगों ने कई सोशल मीडिया पे ये बात कही कि खान सर को PM कैंडिडेट बनाया जाएगा, कांग्रेस जनता पार्टी में शामिल करवा करके, सदस्यता लेकर के। मतलब मजाक थोड़ी है कोई PM कैंडिडेट का चेहरा बनने की बात हो जाए और हो जाए। क्या इस फैक्टर का भी कोई असर दिख रहा? नहीं, देखिए अभी एक वो जो हम लोग एक दिन और चर्चा कर रहे थे इस पे, अभी जैसे हमारे पड़ोसी देश नेपाल में हुआ जी जनजी आंदोलन, जनजीव आंदोलन, और उसमें जिस तरह से एक व्यक्ति जो वहाँ का एक क्षेत्र का मेयर होता है वो सामने आता है और बड़ा पॉपुलर हो जाता है और प्रधानमंत्री बन जाता है। पश्चिम उसमें बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, वहाँ भी युवा लोग बाहर आए और एकदम से उन्होंने ऐसा आंदोलन किया कि सरकार को मतलब सरकार ही बर्खास्त कर दी गई और भाग करके शेख हसीना को हमारे देश में आके शरण लेना पड़ा, फिर सरकार बनी और उनकी भूमिका बड़ी है उसमें आज की तारीख में। ये सारे उदाहरण दिए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि खान सर राजनीति में अगर उनकी रुचि होती तो उनका, तो पहले भी मैं कई बार उनका इंटरव्यू देखा हूँ जिसमें वो कहते थे कि मुझे कहा जाता है राजनीति में आने के लिए, लेकिन मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन
ज्वलंत मुद्दे जो देश के होते हैं, देश के अस्तित्व से जुड़े मामले होते हैं, देश हित के जो मामले होते हैं, उस मामले में वो टिप्पणी करते हैं। तो उस टिप्पणी के आधार पर अगर कोई अंदाज लगा रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो जाएंगे, तो जब ये प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो जाएंगे तो अभिजीत क्या करेगा? वो भी तो वही कल्पना कर रहा होगा कि मैं ही बनूंगा। तो ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ लोगों की कल्पना है। खान सर ऐसा कुछ प्लान किए होंगे मुझे नहीं लगता, ये एक कल्पना है लोगों की। अब कई आजकल तो सोशल मीडिया पर उल्टी करने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म है, कुछ भी आदमी के दिमाग में तरह से उसको डाल दिया और वायरल बड़ी तेजी से होता है। बस उसका जो क्या बोलते हैं थंबनेल ऐसा लगा दिए और उसके बाद फटाफट देखना शुरू, और उसको देखने के बाद लोग सोचते हैं कि चलो हम भी थोड़ा सा कुछ इसमें कह दें, फिर वो सोशल मीडिया पे छा जाता है। तो ऐसे ही हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि जिस आदमी को इतना एहतराम मिलता है युवा पीढ़ी से, इतनी इज्जत बख्शी लोगों ने जिन्हें, वो राजनीति के क्षेत्र में जाएंगे, मुझे तो भरोसा नहीं होता। ये हम छोटा सा कमेंट कमलेश भैया से ले रहे थे इस बात का, क्योंकि ये करंट अफेयर्स है, एकदम ये रात की घटना है, तो आपको रूबरू करवाना जरूरी था। कमलेश भैया ने अपने विचार रखे। आइए हम अपने मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे की बात में आज का हमारा जो विषय था कि काकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं वो अभिजीत दीप के 6 तारीख को दिल्ली लैंड कर रहे हैं, और उन्होंने आह्वान किया है कि आप हमको वहाँ मिले, जंतर मंतर में मिले, एयरपोर्ट पर भी मिले, और जंतर मंतर पे हम इकट्ठा होंगे, वहाँ से हम आप पूरा उसके विषय में बताएंगे। तो क्या स्थितियाँ हो सकती हैं, क्या गिरफ्तारी हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी, ये एक विषय उसमें एक वो दलित उससे भी आते हैं, और क्या स्थितियाँ निर्मित होंगी दिल्ली में और देश में, और इससे क्या क्या परिस्थितियां बदलेंगी, क्या हो सकता है, ये बताइए हमको, समझाइए। देखिए सुहेल, मुझे लगता है, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि हम लोगों के ये जो भूभाग है ना भारत का, यहाँ का जो इतिहास है, यहाँ का जो वर्तमान है, उसको देखते हुए भविष्य की बात की जाती है। मतलब हमारे यहाँ भूत और वर्तमान एक साथ चलता है। भूत को देखोगे कि क्या हुआ है, और भविष्य में देखोगे तो लगता है कि बिल्कुल उसी तरह की चीज़ें होने वाली हैं। तो स्वाभाविक है कि भविष्य की भी कल्पना कर लेते हैं कि आगे भी चल करके अगर बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ तो ऐसे ही होगा जैसे पहले हुआ और अभी हो रहा है। ये अभिजीत आ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने अभी 1 तारीख को ट्वीट किया कि मैं बिल्कुल आ रहा हूं भारत और बाकायदा वहां उतरूंगा, फिर पुलिस के पास जाऊंगा, वहां मैं सूचना दूंगा कार्यक्रम करने की। और उसके बाद यह भी आह्वान उन्होंने किया है कि जो हमारे फॉलोअर्स हैं, मुझे पसंद करने वाले लोग हैं, वो एयरपोर्ट पे भी पहुँचे और घटना स्थल पर, वहाँ धरना स्थल पर भी पहुँचे, जंतर मंतर। तो अब सवाल यहाँ ये उठता है कि हमारे यहाँ की एक प्रक्रिया है ना कि आप कोई कार्यक्रम करना चाहते हो तो पहले आपको अनुमति लेनी होती है जी। आपने अनुमति ली नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आप जाएंगे अनुमति लेने। तो आप जब अनुमति लेने जाओगे और उसके पहले आप आह्वान यह भी कर रहे हो कि एयरपोर्ट पे आओ, जंतर मंतर पहुँचो, तो एक तो ये आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो। आपको पहले अनुमति ले लेना था। आप आपके तो करोड़ों फॉलोअर्स हो गए हैं, तो उन्हीं में से किसी को लगा देते कि भाई जाइए अनुमति पुलिस से ले लीजिए, हम इस दिन यहाँ आंदोलन करने वाले हैं। आपने अनुमति ली नहीं। अब आप उसी दिन पहुँचोगे 6 तारीख को, उस दिन आप जाओगे अनुमति लेने, पुलिस अनुमति आपको देगी नहीं, तत्काल अनुमति नहीं दी जाती, उसके लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटी निभानी पड़ती है। हम लोग भी कोई एक कार्यक्रम करते हैं छोटा मोटा, तो उसमें अनुमति लेनी होती है, बाकायदा नगर निगम से लेना है, आपको SDM से लेना है, और भी वो आपके पास वो स्वास्थ्य विभाग का अमला भी वहाँ पे होना चाहिए, वहाँ दमकलें भी होनी चाहिए, ये सारी व्यवस्थाएं करनी होती हैं। कोई बीमार हो जाए, गर्मी का महीना है, उसमें मरने की स्थिति आ जाएगी तो कौन उनको देखने जाएगा। तो सारी चीज़ें उसमें निहित है, ये किया जाता है, चाहे छोटे स्तर पर करें चाहे बड़े स्तर पर करें। तो पहली चीज़ तो ये मेरे को गड़बड़ लग रहा है कि आप अनुमति लेने जाओगे, उसी दिन आपने आह्वान भी कर दिया है। तो ये थोड़ा सा इसमें मुझे डाउट होता है कि उनको अनुमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हो सकता है सरकार भी दबाव में बोले दे दो यार अनुमति, हम क्यों रोकें, क्योंकि हम लोगों ने देखा है। एक आप लोगों को याद होगा, मैं थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूँ, मैं इसीलिए कहता हूँ भूत और भविष्य, भूत और वर्तमान पे दोनों पे विचार करना चाहिए। बाबा रामदेव ने एक आंदोलन किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। मुझे याद है रामलीला मैदान में बड़ा आयोजन उनका हुआ, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे, और इंदौर से वो जब रवाना हुए शाम को विशेष विमान से, यहाँ भी उनको उस समय के कांग्रेस के नेताओं ने संपर्क किया, जो केंद्र में मंत्री थे प्रणव दा वगैरह ने संपर्क किया कि भैया आप ऐसा कोई आंदोलन मत करिए, लेकिन वो तो बाकायदा अनुमति लेकर के कर रहे थे, वहाँ तो पूरी व्यवस्था हो गई थी।
और जैसे ही वो दिल्ली में उतरे हैं, वहाँ भी प्रणव दा और दूसरे वरिष्ठ नेता जो हैं वहाँ जा कर के मिले और उनसे आग्रह किया कि आप इस तरह का आंदोलन मत करिए, कल को हो सकता है उपद्रव की स्थिति निर्मित हो, कानून व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। लेकिन वो नहीं माने, वो गए और वहाँ लंबा चौड़ा भाषण दिए। तो मुझे स्मरण, मेरे पिताजी थे उसमें यहाँ और हम लोग उसको देख रहे थे, तो अचानक उन्होंने कहा कि देखना आज रात में पिटेगा जी। तो कहे और सो गए। रात को अचानक आँख खुली, मैं टीवी चालू किया 2:30-3 बजे 4 बजे के आसपास, तो देखा सही में वही आलम था। पिट गए थे लोग, भागते हुए दिख रहे हैं और बाद में पता लगा कि बाबा सलवार पहन के भागे वहाँ से जी। और ठीक है, उसका दुष्परिणाम कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। कई कारण रहे हैं मनमोहन सिंह की सरकार की विदाई के और इनके आगमन के, नरेंद्र मोदी के, लेकिन वो भी एक बड़ा कारण रहा है। इससे नुकसान सर कांग्रेस को हुआ, लेकिन उस आंदोलन का क्या हुआ? वो आंदोलन धीरे धीरे टाइम फिक्स हो गया। वहाँ से आए बाबा हरिद्वार में भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। बाद में उनको फिर ले जाकर अस्पताल में उनका आंदोलन खत्म कराया गया, उसमें तमाम संत लोग इकट्ठा हो गए। वैसे ही कहीं इसमें भी ना हो, दोनों चीज़ें। सरकार अगर इनको अनुमति दे देगी, पुलिस अनुमति दे देगी, ठीक है भाई हम आपको करने दे रहे हैं। अगर आपका आंदोलन और लोग इकट्ठा हुए, कोई बात उसमें ऐसी आई जो सरकार के लिए नुकसानदेह होगी, तो आगे चल के आपके कार्यक्रम में अवरोध उत्पन्न करेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं होगा और दिखेगा कि सिर्फ ये हवाई थी, सब लोगों ने उसमें मेंबरशिप ले ली, सब लोगों ने उसको पसंद कर लिया, अपनी तरफ से टिप्पणी कर दी कि नहीं अभिजीत तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। अगर सिर्फ वो बैठे बैठे कंप्यूटर पे या मोबाइल पे सिर्फ समर्थन तक ही सीमित होगा तो उसकी हवा निकल जाएगी। और अगर वाकई लोगों के मन में ये होगा कि नहीं बिल्कुल अब सुधार हो जाना चाहिए, एक अवसर है बदल देना चाहिए निज़ाम को, एक अवसर है बदल देना चाहिए व्यवस्था को, अगर ये भाव उनके अंदर होगा तो 6 तारीख को दिख जाएगा। और एक बात और इसमें जो थोड़ा सा गंभीरता से मैं गंभीरता से लेता हूँ, जैसे खान सर को पसंद करता हूँ, वैसे सोनम वांगचुक को भी पसंद करता हूँ। मैंने इनके बारे में जो पढ़ा, जितनी जानकारी मुझे है, तो 4 दशक से, पिछले 4 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन के लिए वो सब चुपचाप लगा हुआ था, कोई प्रचार नहीं। वो तो अभी जब गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद उनका नाम आया, या फिर वो एक पिक्चर आई थी ना 3 इडियट्स, जी, उसमें हाँ इन्हीं को टारगेट किया गया था, मतलब इन्हीं के नाम को इन्हीं को लेकर के बनाया गया था कि वो बड़ी खामोशी से कुछ नवाचार करने के लिए, नया कुछ आविष्कार करने के क्षेत्र में वो काम करते हैं। तो उसके बाद फिर भी उतना पॉपुलर नहीं हुए थे। जब वो गिरफ्तार हुए तब फिर उनके बारे में सब बातें आने लगी कि उन्होंने क्या क्या किया है, वो भी आ रहे हैं। वो भी, उनका भी कहना है कि अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा 5 तारीख तक नहीं दिया तो 6 तारीख को वो भी वहाँ पहुँचे और बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया है और लोगों से आह्वान किया है कि आप भी पहुँचें। ये थोड़ा सा और गंभीर हो जाता है क्योंकि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, उनके अंदर कुछ देने का भाव है। तो वो हो सकता है, वो मुझे लगता है कि अभिजीत से ज़्यादा सोनम वांगचुक का खुल करके सामने आना ये सरकार के लिए थोड़ा सा कठिन स्थिति पैदा कर सकता है। सोनम वांगचुक को आप सभी जानते होंगे, छोटी मोटी हस्ती नहीं, बहुत बड़ी हस्ती है। उन्होंने जो लद्दाख में सैनिकों के लिए काम किया था उससे आप लोगों की भली भांति परिचित होंगे। कमलेश भैया, ये अगर मान लीजिए उसके आने से गदर की स्थिति पैदा हो सकती है या इस तरह की बात हो सकती है, तो अभी कुछ अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया गया, तबादला किया गया है उसको। तो भारतीय जनता पार्टी अगर उनसे इस्तीफा ले ले तो ये सब मामला रुक नहीं सकता क्या? क्यों नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं अगर लें, लेकिन अभी नहीं लेंगे। खत्म सब नहीं, अभी नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए सरकार में जो भी बैठा होता है, हम ही आप ऐसा करते हैं ना घर में, वो तो पूरे देश के इस समय मुखिया हैं, हम आप घर में करते हैं ना कि कोई आदमी किसी चीज़ की जिद करता है, बच्चा भी जिद करता है, तो हम तुरंत उसकी बात को नहीं मानते। नहीं। इसलिए नहीं मानते कि आज इसकी जिद पूरी कर देंगे तो कल फिर किसी चीज़ के लिए जिद करेगा, परसों फिर करेगा, ये जिद्दी हो जाएगा। तो अगर वो मांग, अभिजीत की मांग को मान लेते हैं तो ये हो जाएगा कि आप भी मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान से गलती हुई है और आपने इनको निकाला, तो कल दूसरे लोगों का नाम लेकर के खड़े हो जाएंगे, परसों तीसरे का लेकर खड़े हो जाएंगे। तो ये सरकार का काम करने का एक तरीका होता है। वो इनकी बात को अभी नहीं मानने वाले। अब उनको हटाना ही होगा तो कुछ दिन बाद कोई बहाना करके हटा देंगे, भाई मंत्रिमंडल में विस्तार करना है, मंत्रिमंडल में फेरबदल करना है, तो धर्मेंद्र प्रधान को हटा दो या इनका विभाग बदल दो। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह नहीं लगता कि अभी सरकार इनको हटाएगी,
वो हटाने का मतलब है कि आप स्वीकार कर लिए कि उन्होंने जो आरोप लगाया है वो सही है, इसलिए वो सरकार तो अभी ये करने वाली नहीं है जो मुझे लग रहा है। बाकी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे डाउट है कि इस मांग पर धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाएगा। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि जैसे कि कमलेश भैया ने बोला कि उसको जिद होती है उसको तुरंत पूरा नहीं किया जा सकता। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन वो तो आने वाला समय ही बताएगा। राहुल गांधी जो है वो लगातार युवाओं से संपर्क कर रहे हैं जी, और राहुल गांधी की जो अब ये इनकी जो संस्था है युवाओं की, क्या NSUI भी रोड पर है अलग अलग तरीके से बिल्कुल, और ये भी संवाद कर रहे हैं। अभिषेक दीपके से जब पूछा गया तब उन्होंने अपना जो क्या बोलते हैं भैया उसको, जो अपना आइडल है महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर और नेहरू जी को जोड़ा। ये उन्होंने कहा, नेहरू जी को जैसे जोड़ा तो कई तरह की बातें हो रही हैं। भैया बातें ये हो रही हैं, प्रश्न हमारा ये है आपसे कि क्या इसमें कांग्रेस भी अंदर कोई खेल खेल रही है, आप पार्टी भी अंदर कोई खेल खेल रही है, कहाँ क्या कोई सक्रिय है, इसका कोई दूसरा रूप दिख रहा है आपको? नहीं, सक्रिय तो सारे लोग हैं। आप देखिए, अपने सीधे न कह के किसी दूसरे माध्यम से कहलवा रहे हैं, और ये होता ही है भाई। फिर मैं उस तरफ लेके चल रहा हूँ, अन्ना हजारे ने जब आंदोलन किया था तो उस समय क्या भारतीय जनता पार्टी उनके साथ इन्वॉल्व नहीं थी, संघ उनके साथ इन्वॉल्व नहीं था क्या? ये तो कहा जाता है कि उस समय जो अन्ना आंदोलन हुआ, अन्ना ने अनशन शुरू किया था दिल्ली में, उसकी सारी व्यवस्था RSS के लोगों ने कराई थी जी। तो ये तो होता ही है भाई। अभी सरकार के विरुद्ध जो भी आएगा उसकी पीठ पर हाथ तो सारे लोग रख देंगे। जितने भी दल के लोग हैं जो अभी विपक्ष में बैठे हुए हैं, सबको यह अवसर मिल गया है कि चलो ठीक है, यूथ आ रहे हैं, कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन नहीं कर पाएंगे तो कम से कम इतना तो करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक वातावरण बना देंगे, केंद्रीय सरकार के विरुद्ध एक वातावरण बना देंगे। तो उस वातावरण का लाभ लेंगे। जहाँ भी अभी चुनाव होना है, विधानसभा और लोकसभा के, हमारे यहाँ तो हर साल कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव होते हैं, अगले साल भी कुछ जगह के चुनाव हैं। फिर लोकसभा की तैयारी अभी से शुरू हो गई है कि हम कैसे इकट्ठा होकर के इस नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंके। ये सारी तैयारी तो लोगों ने शुरू कर दी है। तो वो तो चाहते ही हैं कि कोई बोले और उनके स्वर में हम भी स्वर मिला दें, उनको सामने कर दें और पीछे से उनके ऊपर वार करें, उनके जरिए वार करें। तो ये तो सत्ता पक्ष में जो आज है, ये भी पहले जब विपक्ष में था कर रहा था, और अभी जो विपक्ष में है सत्ता पक्ष में थे तो ये वही कर रहे थे जो आज का सत्ता पक्ष कर रहा है। ये तो नेचर है सत्ता का, और विपक्ष का जो स्वभाव है उसके अनुरूप काम हो रहा है। तो अंदर से अगर ये सहयोग उनको कर रहे होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बात और, आपने कहा कि इनको सबको अपना उन्होंने आदर्श बताया है, तो सीधी सी बात है कि आप पार्टी में वो काम कर चुका है वो लड़का, और वहाँ काम करते करते ये जिनको आदर्श बता रहे, इनको सबको तो आदर्श आप पार्टी भी बताती थी। तो ये वही कर रहा है लड़का जो पहले किया हुआ है। वो उसको ये लग रहा है कि अब मैं एक अवसर मिल गया है जिसके जरिए, और लोगों ने उसका साथ दिया है जो टिक करके हाथ लगा के, उसको लग रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। कर सकते हो तो बिल्कुल स्वागत है आपका, लेकिन अगर आप गुब्बारे की तरह हवा आपकी निकल जाएगी तो फिर यही बात होगी कि जैसे पहले आंदोलन हुए उनका जो हश्र हुआ वही हश्र इसका भी हुआ। तो ये बचाने की उसको कोशिश जरूर चल रही है, इसको परवान चढ़ाने की कोशिश जरूर विपक्ष कर रहा है, लेकिन कितना परवान चढ़ेगा इसका एक नमूना छोटा सा 6 तारीख को भी दिख जाएगा। जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं भैया। भैया ने इसके पहले ही बोला था, जब हम लोगों ने ये मुद्दा लेकर के आए थे तो भैया का ये कहना था कि पवित्र मन से अगर करते हैं तो हम भी सपोर्ट करते हैं। पवित्र मन, ये बहुत सोचने की बात है। शब्द 2 शब्द है लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने का विषय है ये भैया। आखिर कोई भी बड़ा आयोजन करने में, कोई भी आप बड़ा आयोजन करेंगे, फंडिंग की तो आवश्यकता होती है, चाहे कितना भी नहीं बोले, कितना भी कोई कुछ भी बोले इसमें फंड की आवश्यकता नहीं, इसमें ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। लेकिन अगर आप कोई आंदोलन करते हैं तो फंडिंग तो चाहिए, खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, तमाम चीज़ों की व्यवस्था। फंड कहाँ से आएगा? फंड यही लोग देंगे ना, जिनकी बात आप कर रहे थे कि ये NSUI वाले हैं, वो ममता बनर्जी हैं, वो अखिलेश यादव है, वो तेजस्वी यादव है, ये जितने लोग हैं जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, हम सब ये करेंगे अपनी अपनी तरफ से कि चलो जो काम इनका है, विपक्षी का, विपक्षी दलों का, वो काम कर रहा है ना। वो जो मांग ये लोग कर रहे थे कि चाहे CBSE की परीक्षा हो, नीट की हो,
जिसकी भी परीक्षा हो, यूपीएससी को छोड़ करके सब में घपला हो रहा है। अभी तक एक आंकड़ा में पढ़ रहा था कि 100 से अधिक बार इसका इनके शासनकाल में 12 साल के 100 से अधिक बार पेपर लीक हो चुके हैं। इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी है वो तो गिरेबान थामने खड़े ही होते हैं। तो अब वो काम ये काकरोच जनता पार्टी कर रही है, तो इनका ही काम तो कर रहे हैं। तो बोले हम अपने करते तो ज़्यादा पैसा खर्चा होता, चल भाई थोड़ा थोड़ा सा मिल करके लगा देते हैं, ये सारा खर्चा इनका हो जाएगा। तो ये तो होता ही है ना। ये तो हम अपने अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं कि वो दोस्त का दुश्मन क्या बोलते हैं, दोस्त जी, तो दोस्त का दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दुश्मन का दुश्मन। तो ऐसे ही है। तो अब उनके दोस्त ये बन जाएंगे और धीरे से उनकी सारी वहाँ व्यवस्था हो जाएगी। मैंने कहा ना कि संघ के लोगों ने ही ये कहा था, एक आध दो लोगों ने स्वीकार किया था, मुझे लगता है गोविंदाचार्य जी ने, किसी ने स्वीकार किया था कि वहाँ की अन्ना हजारे के आंदोलन की पूरी व्यवस्था हम लोगों ने कराई। क्या जरूरत पड़ी थी इनको आंदोलन की, उसमें सारी व्यवस्था कराने की? अगर वो सही है तो वो इसीलिए किए ना कि वो जितना विरोध करेंगे वो कांग्रेस का विरोध होगा। उस समय यूपीए की सरकार थी, यूपीए सरकार का विरोध हुआ और उसका फायदा भाजपा को मिला। तो वैसे अभी भी है। तो पीछे से सारा लोग अपना फंडिंग कर दे, ले बेटा तेरा सारा काम हम लोग करने को तैयार, तू बस आगे बढ़ता है। होता ही है। तो जी, मतलब फंडिंग होगी, हाँ, जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल पूरा करेंगे उसको, लोग उसको पूरा करेंगे। और कौन कहाँ से करेगा ये कमलेश भैया ने बता दिया, बिना फंडिंग के कुछ होता नहीं है। भले अभिजीत जीत के बोलते रहें कि हमें फंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ की फंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कमलेश भैया ये बताइए हमको कि सबसे बड़ी बात ये है कि अभिजीत दीपके को बोल दिया गया पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी फंडेड है। उसके अलावा अभी एक सीबीएसई की पोल खोली, उस बच्चे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उस बच्चे ने जो पोल खोली उसको भी पाकिस्तानी बता दिया गया। अगर सरकार के विरोध में कोई बोले तो पाकिस्तानी, खालिस्तानी, है ना। तो ये भारतीय कौन है फिर? भारतीय वही लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, जो उनका विरोध कर रहे हैं उनके हिसाब से। ये तो मुझे लगता है कि हम लोग तो मूढ़ आदमी हैं, बहुत कुछ नहीं जानते दुनियादारी, लेकिन जितना जानते हैं ना व्यवहारिक जीवन में, वो सीधी सी बात है कि अगर पड़ोसी के साथ भी हमारा विवाद होगा ना तो कोई अपनी गलती मानता है? नहीं, वो तुरंत सामने वाले पे करता है। यहाँ तक कि बच्चा अपना नहीं मानता, अपना भाई नहीं मानता अपनी गलती। आप के ऊपर 4 ठो आरोप, आप उसके ऊपर 4 ठो बात कहोगे कि तुम ये गलती की हो, 10 ठो आरोप आपके ऊपर लगा देगा। तो अभी हमारे देश में क्या हो रहा है, जो सरकार का विरोध करे, केंद्रीय सरकार का विरोध करे या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ पे है उसका अगर कोई विरोध करता है, तो कुछ लोग, सब नहीं कहते, कुछ लोग हैं इसमें जो वाचाल हैं, वो तुरंत कहते हैं ये देशद्रोही है, ये पाकिस्तानी है। अगर विशेष करके वो मुस्लिम है तो पाकिस्तानी हो जाता है, और दूसरा कोई है तो बोलता है नहीं ये देशद्रोही है। ये 2 शब्दों का चयन खूब किया जाता है, खूब चलन में है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, फिर स्पष्ट कर दूँ कि सारे लोग ऐसा नहीं करते। कुछ लोग हैं और उनकी वॉइस वैल्यू भी मानी जाती है और उनका बयान भी लिया जाता है, उनको चैनल में बैठा करके डिबेट में उनको शामिल किया जाता है और लोग खूब बोलते हैं। तो ये तो मतलब आप खतरा देख करके भी कबूतर की मानिंद आंखें बंद कर देने वाला काम कर रहे हैं। आप बहाना कर लो। आप सीबीएसई के जो चेयरमैन राहुल सिंह, सचिव हिमांशु गुप्ता को आप हटा दिए, अच्छा किया आप हटा दिए उनको, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। ये आप ठीक किए, हटाया नहीं ठीक है, तो आपने हटा दिया उस पद से, एक्शन नहीं, उस पद से हटा दिया ना आपने, दूसरे को आपने बना दिया, आप एक एक्शन लिए ना, ठीक है। अब आप ये कह दें कि क्या ये भी पाकिस्तानी थे क्या? इनको आपने हटाया ना व्यवस्था के तहत कि भाई इनकी गलती है, नियंत्रण नहीं कर पाए, वो उतनी उसकी देख रेख नहीं कर पाए, उस पर नज़र नहीं रख पाए, इसलिए इनको हमने हटा दिया। तो इनको भी आप क्या कह सकते हो कि पाकिस्तानी है? जिसने इस पोल को खोला, जिसने इस राज को सामने लाके बताया कि देखो इस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं, आप उसको पाकिस्तानी कहोगे, देशद्रोही कहोगे? कि मैं तो कहता हूं हकीकत में हिंदुस्तानी है, हकीकत में उसके अंदर भारत बसता है, हकीकत में भारत के मुस्तकबिल के बारे में सोचता है। ऐसे व्यक्ति को अगर आप पाकिस्तानी और देशद्रोही बोलते हो तो फिर देश प्रेमी कौन है, ये जरा कोई हमको बता दे तो हम समझे उसको। बिल्कुल सही बात, देश प्रेमी कौन है वो सब बड़ी बात बोल दी है भैया ने। आप दर्शकों को समझ में आ गया कि कौन है फिर, अगर ऐसे जो विरोध करने वालों का ऐसा कहा जाएगा। सब भैया का कहना है कि सबसे बड़े देशभक्त वही हैं। भैया अगली क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये बताइए भैया कि सरकार को इनपुट मिल रहे होंगे,
सरकार की जो खुफिया एजेंसी हैं सक्रिय होंगी, क्या कार्रवाई हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, खुफिया इनपुट जो आ रहे हैं उसमें लेकर सरकार क्या तैयारी कर सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये भी शांत बैठेंगे, इनको भी मालूम है कि क्या क्या सरकार कर सकती है। इस पर थोड़ा सा समझाएं हमारे दर्शक। देखिए, इनपुट तो उनको मिल ही रहा होगा चारों तरफ से। अभी पिछले एक सप्ताह में आप देखोगे तो सोशल मीडिया पे कई जगह आंदोलन हुए। जैसे तमिलनाडु में अभी 2-3 दिन पहले का आंदोलन हुआ जिसमें हजारों बच्चे शामिल हुए और उन्होंने उसका समर्थन किया है। वो भी वही कॉकरोच का जो एक उन्होंने बनाया हुआ है अपना मॉडल सा, उसको सामने लेकर के वो लोग घूमते रहे हैं। कई प्रदेशों में इसको लेकर के लोग सामने आए हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी कुछ लोग कहना शुरू कर दिए, कोरबा में कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हम भी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और भ्रष्टाचार की खिलाफत करेंगे, उसकी मुखालफत करेंगे। इस तरह की बातें तो पूरे देश से आ रही हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जो लोग कह रहे हैं वो कितने ताकतवर हैं, उनकी वॉइस वैल्यू कितनी है, समाज में उनकी कितनी मान्यता है, उनके आह्वान पर कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं। इसकी जानकारी तो सरकार लेगी ना जी। और सरकार का जो खुफिया तंत्र है वो यही काम करता है कि सरकार के विरोध में कौन है, समर्थन में कौन है। विशेष करके विरोध वाली बात को ज़्यादा देखा जाता है। तो वो सारे लोगों का डाटा कलेक्ट करने में कोई कोताही बरती जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। सारी सरकारें प्रदेशों की, केंद्र सरकार की जो एजेंसियां काम कर रही हैं वो सारी की सारी लगी होंगी इसमें और सारी जानकारी उन तक पहुंच रही होगी, कलेक्ट कर रहे होंगे, गृह मंत्री के पास वो जानकारी पहुंच रही होगी और उसके आधार पर हमको क्या करना है इसको लेकर के रणनीति भी बन रही होगी। उसको प्रकट नहीं किया जाता। जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना कि एक बड़े आदमी के खिलाफ अगर कोई आंदोलन होता है ना तो प्रदर्शित नहीं करता कि मैं कहीं डरा हुआ हूँ, हंसेगा, मुस्कुराएगा, मूँछों पे ताव देगा, दूसरी बातें करने लगेगा, कोई उस विषय पे छेड़ेगा, अरे छोड़ो यार, वो कोई मतलब नहीं उस बात के, इस पे आइए। वो जानबूझ करके उस पे ध्यान लोगों को हटाने की कोशिश करता है। अंदर वो जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कितना डरा हूँ, लेकिन बाह्य रूप से प्रकट नहीं करता। तो ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि कोई एक छोटा सा आंदोलन, अब आप पढ़ते हैं ना हम लोग कि मंगल पांडे को क्या हुआ था, फ्रीडम फाइटर जो थे जी। वो चर्बी वाली बात किसी ने कह दी। उसके बाद आंदोलन शुरू हुआ और आंदोलन ऐसा शुरू हुआ कि दिल्ली तक लोग पहुंच गए, दुनिया भर का उसमें हंगामा हुआ। 1857 की क्रांति उन्हीं के नाम पे जी। तो छोटी बात जो होती है, कभी कभी वो बोलते हैं ना कि छोटी सी एक चिंगारी शोले का रूप धारण कर लेती है और शहर का शहर विनष्ट हो जाता है। तो ये छोटी सी बात को भी सरकार में जो लोग बैठे होते हैं बहुत संवेदनशील होते हैं, वो इग्नोर करने का, बताया ना, इग्नोर करने का प्रदर्शन करते हैं, करते नहीं हो। अंदर अंदर सारी जानकारियाँ वो कलेक्ट करके उसके लिए एक टीम लगा दी जाती है, जिम्मेदार लोगों को लगा दिया जाता है जो ऐसे सब मामले में जिनको महारत है, सिद्धस्त हैं, उन लोगों को उस पर लगा दिया जाता है कि आप देख करके इसका उपाय भी सुझाओ और क्रियान्वयन भी करो। तो ये तो पहले दिन से ही काम शुरू हो जाता है। तो 6 तारीख को अभिजीत आएगा, सोनम जी आएंगे, दूसरे लोग आएंगे, तो क्या हो सकता है, क्या क्या कर सकते हैं और उसके बाद हमें क्या करना है, ये सारी तैयारी चल रही होगी। ऐसा नहीं है कि सरकार इनको छोड़ देगी कि तुम आओ और यहाँ बकवास करके चले जाओ, हम उसको मान लेंगे। तो उनका भी जो कुछ कह करके वो वातावरण अच्छा बुरा अपने पक्ष में विरोध में बना सकते हैं, उस पर सब पर भी एक एक चीज़ पर मीमांसा करके वो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इसका मतलब यही निकला कि तैयारी अंदर से हो रही होगी। लेकिन मैं ये कमलेश भैया से ये पूछना चाहूँगा कि जब ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी तो करोड़ों में फॉलोअर्स आए थे, मिलियन में फॉलोअर्स हुए थे, लेकिन जब उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए पिटीशन सोशल मीडिया पे डाला, 8 लाख लोगों ने उस पर साइन किया, लोगों ने राजी हुआ। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो संख्या है ये आपको 6 तारीख को दिख सकती है या फिर इसमें से भी कम दिख सकते हैं? 8 लाख और कहाँ मिलियन? नहीं, वो तो बताया ना कि कई बार बैठे बैठे लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बटन दबाना है। वो बटन लोगों ने दबा दिया। अब बटन दबाने में और सफर करके दिल्ली जाने में वही सड़क पे दिखेगा क्या? हाँ, वो नहीं, लोग आएंगे, ऐसा नहीं है। अगर वहाँ पे लोग पहुँचेंगे तो आएंगे लोग, लेकिन उनकी संख्या हजारों में होगी कि लाखों में होगी अभी नहीं कहा जा सकता। ये तो 1-2 दिन पहले से उसका आसार, भाई कई बार होता है ना कि जब दिखेगा कि हाँ स्थिति यहाँ गड़बड़ हो सकती है तो सरकार अपनी तरफ से व्यवस्था करती है कि भाई इनको रोको, बॉर्डर पे रोको। प्रदेशों में भी आदेश जारी कर दिया जाता है कि भाई आप अपने यहाँ से भी देखिए, ट्रेन से जाने वालों को, बस से जाने वालों को थोड़ा सा उनको समझो,
कोशिश करो कि रेला यहाँ ना आ पाए। इस तरह की कोशिशें हमेशा होती हैं। इस बार भी अगर लगेगा तो करेगी सरकार कि अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि जैसे भी अवरोध उत्पन्न किया जाए, अगर वो स्थिति बनी तो, जिसकी संभावना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है। अब उसमें बस ये देखने वाली बात होगी कि ये लोग कितना आगे बढ़ कर के साथ देते हैं कि कांग्रेस का जो यूथ विंग है, युवक कांग्रेस है, छात्र संगठन है इनका, दूसरे दलों के जो छात्र संगठन यूथ विंग है, उनके सबके कितने लोग आगे बढ़ करके उसमें शामिल होने में अपनी भूमिका निर्वहित करते हैं, ये सब भी देखने वाली बात होगी। और ये मतलब आज हो गई 3 तारीख, कल से इसका हो सकता है, कल से नहीं परसों से कुछ इसके आसार दिखने लगेंगे कि अगर ये इनकी तरफ से बात आई कि नहीं हम भी चल रहे हैं, आह्वान करना शुरू करेंगे, तो फिर सरकार भी अपनी तैयारी पूरी तरह से ओपन करना शुरू करेगी कि नहीं ठीक है, आए तो इनको यहाँ पर रोको, यहाँ पर बसों में रोक लग सकती है। हाँ, वो लगता है, वो तो करते ही हैं, हमेशा होता है। हम लोगों ने देखा है ये आंदोलन जो अभी पिछले 4 साल 5 साल पहले कोरोना काल में ही 21-22 में हुआ था, हाँ 21-22 में किए थे, जो किसानों का आंदोलन हुआ था, तो उसमें रोका जाता था ना जगह जगह लोगों को, किसानों को, कि इकट्ठा होकर के वो दिल्ली न पहुंच जाए, इस बॉर्डर को नुकसान पहुंचा है तो अगले बॉर्डर तक न पहुंचे। तो ये सारी चीज़ें सरकार करती ही है, कहीं की भी सरकार हो, किसी की भी हो, वो किया ही जाता है कि लोग इकट्ठा होकर के कहीं उपद्रव न मचाए, तो वो उसके लिए उस पर नज़र रखते हैं। तो दिल्ली भी सतर्क, केंद्र तो सतर्क है ही है। दिल्ली में दो सरकारें हैं, केंद्र सरकार और एक दिल्ली की सरकार, और आजू बाजू जो सरकारें हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के। पंजाब को छोड़ दें तो राजस्थान भी वही, हरियाणा भी वही, आपका मध्य प्रदेश भी वही, उत्तर प्रदेश भी वही। तो दिल्ली के जो चारों तरफ, पंजाब को छोड़ दें तो जो इलाके हैं उस सब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये तो कोशिश करेंगे ही कि अगर मान लो अगर आए तो उनको रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हो, तो करेंगे ही करेंगे। मान के चलिए अगर भीड़ ज़्यादा आती दिखी तो प्रयास होंगे रोकने के। भैया का ये कहना है कि बॉर्डर सील हो सकती है सॉरी, ट्रेनों पे रोक हो सकता है, धरपकड़ो, बसों पे धरपकड़ो, ये तो होगा। और 6 तारीख को वो आ रहा है, अभिजीत द्वीप के लैंड करेगा, ये भी उन्होंने फाइनल कर दिया है, आह्वान भी किया है, ये सब शुरू हो गया है। एक और विषय पे कमलेश भैया से अपन चाहते हैं कि हम आप लोगों से उनकी प्रतिक्रिया लें। इसमें कोई दो मत नहीं है भैया कि इतने फॉलोअर्स हुए हैं, मतलब जैन जी नाराज है, कहीं ना कहीं आपने भी उस दिन माना। नाराज तो है, नाराज है, बिल्कुल नाराज है। और ये जो है ये वास्तव में डर भी कहीं खत्म होने का एक संकेत दिख रहा है। भैया ये इस खाई को बीजेपी कैसे पाटेगी? नहीं देखिए, एक जैसे बोलते हैं ना कि एक रोग हुआ है, तो उसका कई रोग ऐसे होते हैं, जब खुजली हुई तो कुछ दिन तक उसको छोड़ देते हैं कि थोड़ा बढ़ने दो, फिर या तो अपने आप ठीक हो जाती है या तो उसका इलाज कर लेते हैं, लगा देते हैं, थोड़ा कष्ट होता है थोड़ी देर, उसके बाद खुजली ठीक हो जाती है। वैसे ये सब रोग भी होते हैं। राजनेता बहुत बहुत मतलब क्या कहें, उनको बहुत चतुर होते हैं। वो दोनों तरफ चिट भी पट भी और अंटा मेरे बाप वाला रहता है इनका, मतलब ये दुधारी तलवार लेके चलते हैं, इधर भी मारो इधर भी मारो। तो भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक है इनका, जो विचारक हैं, जो चिंतक हैं, जो 2 से यहाँ तक पार्टी को लाने में अपनी भूमिका निभाए हैं, वो सारे लोग इन सब विषयों पे जब कोई बात होती है और गंभीरता उसकी समझ में आती है कि हाँ ये मामला गंभीर है, इससे हमारे अस्तित्व पे खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो फिर सारे लोग विचार करते हैं कि इसका उपाय क्या है। और उपाय करके वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देते हैं, इस तरह की चाल चलना शुरू कर देते हैं ना, कि फिर वो बना हुआ किला धसकने में टाइम नहीं लगता। तो भारतीय जनता पार्टी भी चूंकि बड़ी पार्टी है, आज की तारीख में इनके सदस्यों की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है, एक पार्टी के हिसाब से जब देखा जाता है तो 12-14 करोड़ इनके सदस्य हैं। सरकारें कई कितना लगभग 20-22 राज्यों में, काहे को ज़्यादा राज्यों में, 28-28 राज्यों में इनकी सरकार है। तो आज की तारीख में कह सकते हैं कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, थोड़ा दक्षिण में कम है, बाकी जगह इन्होंने पूरा भारत को अपने अपने उसमें रखा हुआ है, शिकंजे में। शिकंजा शब्द ठीक नहीं है, मतलब इनकी वहाँ पे सरकार है। चूँकि लोकतंत्र है तो शिकंजा कहना ठीक नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी गई है, तो वो वहाँ पे इन्होंने अपना जो अस्तित्व बनाए रखा है, उस पर कोई आँच लाने की कोशिश करे, आँच पहुँचाने की, असर पहुँचाने की कोशिश करेगा, तो वो शांति से नहीं बैठे होंगे। उनकी उस मामले में भी रणनीति बनी होगी
कि इसके बाद किसके बाद, अब आप रणनीति को ही तो समझिए ना। जैसे ही ये पता लगा कितने फॉलोअर्स हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से ज़्यादा फॉलोअर इसके हो गए हैं, तो तड़ से एक प्रवक्ता उनका आता है और वो एक आंकड़ा देता है, एक बना के प्रस्तुत करता है कि देखिए इसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, उसके बाद बांग्लादेशी हैं, फिर अमेरिका के, भारत के तो 4-5% कितना ऐसा कुछ बताया था, कितने ही इसके फॉलोअर्स हैं। तो ये बचाव तो है, तो ये तो तुरंत शुरू कर दिए। अब अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के आप साधारण से कार्यकर्ता से पूछोगे ना तो एकदम हवा उड़ाएगा बात, अरे कहाँ लगे हो, इसके जैसे लोग तो ऐसे ही आते जाते रहेंगे। वो अंदर से उसके मन में भी कुछ रहता होगा, लेकिन वो जो एकदम कट्टर भाजपाई होगा वो आपको हवा उड़ाता दिखेगा। और अगर मुखर भी होगा ना तो फिर यही कि देखो आने दो, पता लगेगा, इसके बाप दादा की औकात सब पता लग जाएगी, फिर इस तरह की भाषा बोलना शुरू कर देगा। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखी होगी कि अगर कुछ होगा तो इनको हम कैसे, इनसे हमको निपटना है। और राजनीति में तो आजकल होता है ना कि आप कुछ भी, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था ना कि विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि जो एजेंसियां, जांच एजेंसियां हैं केंद्र की, वो इनके रखवाले के रूप में काम कर रहे हैं। इनका आदेश होता है कि जाइए उसके यहाँ छापा मारिए, उसको उठा के अंदर कर दीजिए। कई तो मामले ऐसे हुए हैं जिसमें आज तक आप चालान प्रस्तुत नहीं कर पाए, और कई ऐसे मामले हैं जिसमें आपने चालान प्रस्तुत किया तो कोर्ट से वो लोग बरी हो गए और उनकी छवि खराब करके, केजरीवाल बोलते ही है ना जी दिल्ली में कि हम क्या मिला आखिर उसमें, और हमारी छवि खराब करके आपने सरकार बना ली अपनी। तो राजनीति में तो सब कुछ होता है। भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है जो पहले की पार्टियां कर चुकी हैं। लोग बोलते थे ना कि कांग्रेस में ऐसा होता है, अब भाजपा में ऐसा हो रहा है। तो जो उसके अवगुण थे अब वो अवगुण इनमें आ गए। तो वो तैयारी जैसे कांग्रेस करती थी अपने विपक्षियों से को निपटाने के लिए, वैसे भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। और ये रोग अभी बढ़ेगा, अब आगे चल करके क्या होगा अभी उसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। लेकिन जो हालात निर्मित हुए हैं, इस हालात में ये कहा जा सकता है कि सरकार की पेशानी पे बल तो पड़ा है और पड़ना भी चाहिए। अगर आपसे गड़बड़ी कहीं हो रही है तो कौन कौन आएगा सामने। अगर कुछ लोग आ रहे हैं तो उनका फिर पुराना देखते हुए, जो बोलता हूँ ना भूत वाली बात, तो पुराना रिकॉर्ड अगर देखते हैं तो लोगों की कुछ की तो हवा ऐसे ही निकल गई और कुछ ने अपना मौज मस्ती की, और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद रह करके फिर वो भागे मैदान छोड़ के। वो स्थिति इनकी न हो और ये कुछ अच्छा करे देश के लिए, तो मुझे लगता है कि अच्छा ही देश के लिए अच्छा होगा। और एक बात और जो मैं कहते कहते मेरे दिमाग में पहले भी आ रहा था, हमारी जो खुदलने की आदत होती है ना हमारे देश में, कोई एक चीज़ आती है तो उसके पीछे पड़ने की, और फिर उसका इतिहास भूगोल। नरेंद्र मोदी को के बारे में कितना हम जानते थे पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद जब देश के प्रधानमंत्री बने तो कहाँ कहाँ से निकाल के लाए कि कहाँ तो मगरमच्छ उठा लाए थे, तो कहाँ उन्होंने क्या क्या नहीं कर दिया था, ये सारी चीज़ें निकाल के लाए। तो वो काकरोच के बारे में भी वैसे हो रहा है। अब मैं बड़ा आनंद आया, मैं आज पढ़ रहा था कहीं जिसमें बताया गया कि 35 करोड़ वर्ष पहले काकरोच का रिकॉर्ड मिलता है कि काकरोच था, और वो स्पेनिश नाविक समुद्र यात्रा कर रहे थे, उनके जहाज़ों के किनारे में करीब 25,000 कितना नहीं 1300 कुछ ईस्वी में वो देखा गया कि वहाँ पे किनारे में वो कीड़ा चिपका, वो कीड़े चल रहे हैं, तो उसको एकदम से उनके मुंह से शब्द निकला कुकराचा, वो बाद में काकरोच बन गया। मतलब अब निकाल रहे हैं कि काकरोच का जन्म कब हुआ, वो मरता है तो बोले वो 40 दिन तक पानी में रह सकता है, डूबा रहेगा, 40 दिन तक वो जिंदा रह सकता है, बम का भी असर नहीं होगा। हाँ, वो 900 अपने वजन से 900 गुना ज़्यादा वजन उठा सकता है, उसकी त्वचा इतनी मजबूत होती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुण बताने वाली मीडिया, सोशल मीडिया अब काकरोच के गुण खोज रही है। मतलब यह भी हंसी की बात है कि आप अब ये बता रहे डायनासोर से पहले काकरोच आए, अब लोग वहां तक पहुंच गए। अब ये काकरोच कितना दिन तक जिंदा रहेगा, काकरोच जनता पार्टी कितना दिन तक जिंदा रहेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन काकरोच के बारे में जो शोध हो रहे हैं और जो निकाल के हमको प्रस्तुत किया जा रहा है, ये मज़ेदार है। ये बिल्कुल ठीक बात है, जिनके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते थे, काकरोच का नाम सुन के डरते थे। और घूरे के भी दिन बदलते हैं, कहते हैं कि जो
नालियों में रहता है, जो गंदगी में रहता है, आज वही काकरोच देश की पूरी सियासत पे छाया भी है। ये काकरोच, आप बच्चों, जो बच्चे हैं, लड़कियां विशेष करके, जी वो काकरोच देखती हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने एटम बम देख लिया, इतना जोर से चिल्लाती हैं। जी जी, और उसी काकरोच को चीख के भागते हैं। चीख के भागती हैं। और बच्चों से पूछा जाता है जब ज़्यादा किससे डरते हो, तो 90% बच्चियां तो यही बोलती काकरोच से डरते हैं। और वही काकरोच इस रूप में सामने आ रहा है कि सियासत कहीं सहम गई है। सियासत सहम गई, तो कहा नहीं जा सकता किसका क्या रूप होगा। बहरहाल कमलेश भैया से एक आखिरी प्रश्न पूछ के हम इसका समापन करेंगे, और वो प्रश्न ये है कमलेश भैया कि अगर सोनम वांगचुक की तरह अगर अभिषेक दीपके को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा तो क्या देश में बवाल आ सकता है या मामला थम जाएगा? क्या स्थितियाँ होंगी? इस पे थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये तो अपन कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर मैं बताया ना कि भूत के साथ वर्तमान, तो पुराना जो कुछ हम देखते हैं, सोनम वांगचुक को उनकी गिरफ्तारी के बाद कितना बड़ा आंदोलन हुआ, कहीं किसी देश के किसी हिस्से में कोई आंदोलन हुआ क्या? नहीं हुआ। चर्चाएं जरूर हुई, मुखालिफत लोगों ने की, मुजम्मत की, निंदा किया उसकी, ये ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मुंह से कहते रहे लोग। तो ये भी अभिजीत को भी, हालांकि सोनम को लेकर के कोई ऐसा मुहिम नहीं चली थी, या उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को, या भारत सरकार के या राज्य सरकार के किसी के विरुद्ध कोई ऐसा वातावरण बनाने वाली बात नहीं आई थी। वो तो अपना काम कर रहे थे। सरकार को लगा कि हमारे लिए घातक है, या उनके किसी काम को जिसको उन्होंने बनाया था कि इनकी वजह से ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो रहा है, देशद्रोह की बात आने लगी थी, जिसकी वजह से उनको, जिस बहाने उनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इनके मामले में अभिजीत के तो एक मुद्दा लेकर के आए हैं, और उस मुद्दे पे इनको करोड़ों लोगों ने पसंद किया है, इनकी भावनाओं को। तो इसमें थोड़ी बहुत आशंका तो व्यक्त की जा सकती है कि अगर उनकी गिरफ्तारी हुई तो कहीं कुछ न कुछ तो होगा। सोनम वाले मामले में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इनके मामले में कुछ हो सकता है। वो कितना होगा अभी कह पाना जरा कौन जरूरी लोग होगा। होंगे वो लोग? वो यही लोग होंगे जो लोग आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, सपा बसपा से जुड़े हुए, यही लोग करेंगे। ये अलग से कोई एक नया वर्ग तैयार हो जाएगा ऐसा नहीं है। आज की तारीख में 18 साल का बच्चा भी हमारे यहाँ, वो 18 साल का हो जाने के बाद उसको मान लिया जाता है कि भाई अब ये मतदाता बन गया, मतदाता उसको बना दिया जाता है। और जो लड़के अभी फ्रंट में आए वो 18 साल से ऊपर के ही होंगे। 18 साल से कम वाले हैं तो माना जाता है, नाबालिग इनका तो कहीं कोई कीमत ही नहीं है अभी, मतलब कीमत नहीं, कोई अभी उनके बात को बहुत महत्व नहीं दिया जाता। 18 साल से ऊपर हो जाने के बाद, या 20 साल, 22 साल, 25 साल के बच्चे हो जाते तो माना जाता है कि थोड़ी थोड़ी परिपक्वता इनके अंदर आई है। अब वो लोग किसी न किसी दल से भी वाबस्ता हो जाते हैं, चुनाव में वो वोट तो डालने जाते हैं, तो जिसको भी वोट डालेंगे, चाहे निर्दलीय को डालें चाहे दलीय को डालें, तो उसके प्रति उनका एक भाव तो जुड़ जाता है जी। तो वो जिस दल को समर्थन करते होंगे, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, तो उनके प्रति उनका थोड़ा सा स्नेह है। तो वो लोग अगर इनको आह्वान करते कि चलो यार चलते हैं पीछे से, चलो हम आंदोलन करते हैं, चलो हम चक्का जाम करते हैं, उनको गिरफ्तार किया गया, चलो हम रेल को रोकते हैं, चलो हम यहाँ फूंकते हैं, ये सारी चीज़ें अगर वो करेंगे तो उनके साथ ये शामिल हो सकते हैं। मैं, लंबा समय हो जाएगा, समय भी ज़्यादा हो रहा है। मुझे याद है 1977 में का आंदोलन हुआ था। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव छोटा सा बताऊंगा आपको। 1977 में का आंदोलन हुआ, उस समय राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने जनता पार्टी के। तो उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में उनकी आयु सीमा बढ़ा दी, मतलब जो 26 साल 25 साल था उसको 2 साल बढ़ा दिया, और कुछ उसमें आरक्षण और भी शामिल कर लिया गया। तो आरक्षण में कुछ व्यवस्थाएं ऐसी कर दी गई कि पिछड़े वर्ग के लोगों को कुछ लाभ, ST SC को भी लाभ मिले। उसको लेकर के एक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन का, जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा था उस समय, उस स्कूल के आंदोलनकारियों का नेतृत्व मैंने किया जी। और जा करके खूब आंदोलन किए। वो मतलब सड़क पे चक्का जाम कर देना, सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाना, है सारी चीज़ें हम लोगों ने सबने मिलकर किया। मुझे ये नहीं पता था कि ये पिछड़े वर्ग, मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, तो ये पिछड़े वर्ग के लाभ के लिए लाभ जो दिया जा रहा है उसका विरोध किया जा रहा है। आंदोलन का नेतृत्व मैं कर रहा हूँ अपने साथियों का, अपने स्कूल का, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि वहाँ ये लाभ हमारे लिए था।
जब हमारे गांव के एक पंडित जी, हमारे चाचा के दोस्त थे, पढ़ाते थे, उनके स्कूल में भी हम लोगों ने पत्थर फेंके थे, तो उन्होंने जब बुला के कहा, बोले तुमको पता है इस आंदोलन को क्यों किया जा रहा था? मैं बोला नहीं मालूम। तो बोले तुम क्यों गए? मैं बोला मजा आ रहा था, उम्र है अभी, निकल पड़े हम भी, चलो साले को कुछ मजा करेंगे। तो ये इस तरह की स्थितियां, 77 में हम लोग परिपक्व नहीं थे। आज की जो पीढ़ी, उनमें भी बहुत लोग ऐसे हैं जो परिपक्व नहीं है, वो चले जाएंगे, लेकिन जो थोड़ी सी परिपक्वता जिसमें है। और हम लोगों के ज़माने में तो ना तो अखबार दिखाई देता था, एक तो रेडियो होता था, उसी को कभी कभार सुनने को मिल जाता था। दुनिया में क्या हो रहा है पता नहीं। आज का 10 साल का बच्चा जितना समझदार है, हमारे ज़माने में 20 साल का बच्चा भी उतना नहीं जानता था। तो अब समझदारी है, लेकिन अगर वो कोई बात दिल में आ गई कि नहीं ये ठीक कह रहे हैं, तो फिर भावनात्मक देश भी हमारा, और कहीं भावना में बह गया तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक बोल रहे भैया। तो आज के मुद्दे की बात में हमारा जो विषय था वो यही था, 6 तारीख को अभिषेक दीप के काकरोच जनता पार्टी के फाउंडर दिल्ली में लैंड हो रहे हैं। उनसे जो स्थितियां पैदा होंगी उसके बारे में कमलेश भैया ने बताया। मेरा ख्याल है आप सहमत हैं, और सहमत नहीं होंगे अगर लाइव देख रहे हैं तो ज़रूर वो बताएं हमको कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और अगर YouTube पे देख रहे हैं तो उसको शेयर करें, लाइक करें, घंटे बजाएं और कमेंट्स करके बताएं कि इसमें क्या हमने आपके मुद्दों को छुआ है, क्या हमने आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उसको उठाया है, या क्या उठाना चाहिए। कमेंट्स बात में हमें ज़रूर बताएं। बहरहाल आप भी नज़र रखिए कि 6 तारीख को इस घटना में क्या होता है। और हमको इजाज़त दीजिए मुद्दे की बात में। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे को लेकर के। कमलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।